देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिका विज्ञान वाली क्लासेस चल रही है। सबसे पहले जनरल साइंस के अंदर हमने कोशिका वाले चैप्टर को स्टार्ट किया है और इस चैप्टर के अंदर हमारे 3 पार्ट हो चुके हैं। कोशिका के पहले सामान्य सिद्धांतों के बारे में बताया, वैज्ञानिकों से संबंधित खोजों के बारे में देखा हमने। उसके बाद कोशिका की संरचना को देखा, कोशिका के मुख्य भाग कौन कौन से हैं उनको पढ़ा और उसके बाद पिछली क्लास के अंदर हमने कोशिकांगों को शुरू किया था, यानी कोशिका के मुख्य भाग के अलावा जो कोशिका के अन्य पार्ट होते हैं उनको हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप मेरी पहली क्लास से सब क्लासों को कंटिन्यू देख रहे हो तो आपको बिल्कुल जनरल साइंस है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आरएस का हो, एसआई का हो, राजस्थान पुलिस का हो, पटवार का हो, या जो मैंने आपको बताया था कि एयरफोर्स के अंदर एएसआई की वैकेंसी आई है, उसके अंदर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आती है। तो उनके टॉपिक सभी को कवर करते हुए मैं चल रही हूँ, क्योंकि जो जनरल साइंस है आपके सिलेबस में लिख के दे दिया जाता है जनरल साइंस। अब सामान्य विज्ञान कहाँ तक पहुंची जाती है, पिछले एग्जामों में कहाँ तक क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सबको सम्मिलित करते हुए मैं आपके ये टॉपिक कंप्लीट करवाती जा रही हूँ। और उसके अलावा स्टूडेंट्स एक बात और कि जैसे मैं कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ, पिछली क्लास में मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बताया। तो इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि मैडम इसका मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, या ये टॉपिक आप दोबारा समझाओ, या उस टॉपिक के अंदर क्या आपको डाउट आया वो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्योंकि यही जरिया है आपके और मेरे बीच में, कमेंट के द्वारा ही आप मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हो कि किस प्रकार आपके अगर कोई डाउट रह गया है, क्योंकि अगर डाउट रह गया तो फिर आपके क्लियर कौन कर पाएगा। तो आप मेरी क्लास कंटिन्यू करते जाओ, ऐसा नहीं कि आपने लास्ट में साथ में क्लासें देखी और फिर बोल रहे हैं कि मैडम उस क्लास के उस वीडियो का बताओ, तो वो आपको आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप साथ साथ क्लास देखते जा रहे हो, मैं हमेशा कमेंट चेक करती हूँ, अगर किसी भी बच्चे के डाउट होता है तो मैं डाउट क्लियर करती हूँ। तो मैं कमेंट के अंदर या नेक्स्ट क्लास के अंदर, जैसे आज आपकी क्लास में कोई डाउट हुआ तो आपने कमेंट के अंदर उस डाउट को बताया कि ये क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है, या ये टॉपिक आप इस प्रकार समझाओ, तो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। लेकिन शर्त यही है कि आपको कंटिन्यू क्लासें देखनी है, कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए हमें पढ़ना है। तो नेक्स्ट जो पिछली क्लास थी उस क्लास के अंदर हमने कोशिका के अन्य कोशिकांगों में सबसे पहला कोशिकांग पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने बोला था उसे कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में स्टोरेज रहती है। भोजन का ऑक्सीडेशन होने के बाद जो एनर्जी एटीपी के रूप में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में रिलीज होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर संचित हो जाती है और माइटोकॉन्ड्रिया उस ऊर्जा को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का शक्तिगृह। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टार्ट करते हैं आपके राइबोसोम, यानी जो आज की क्लास है वो राइबोसोम से स्टार्ट होगी, जो कोशिका का दूसरा कोशिकांग होगा। ठीक है, जो सेकंड नंबर आपके कोशिकांग आएगा वो है राइबोसोम। देखिए स्टूडेंट्स, पिछली क्लास के अंदर हमने माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ा था, तो मैंने बोला था कि माइटोकॉन्ड्रिया है वो अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहलाता है, क्योंकि वो खुद का डीएनए, आरएनए और राइबोसोम रखता है। अब एक बात तो ये क्लियर होगी कि ये एक ऐसा कोशिकांग है जो दूसरे कोशिकांगों के अंदर भी पाया जाता है। एक कोशिकांग अपने साथ वाले कोशिकांग के अंदर पाया जाएगा, इसका मतलब है कि वो उससे छोटा होगा तभी अंदर पाया जाएगा। तो राइबोसोम है वो सबसे क्या होता है, छोटा कोशिकांग होता है। राइबोसोम क्या होता है, सबसे छोटा कोशिकांग। हालांकि इसकी जो खोज है वो क्लोड नामक वैज्ञानिक ने की थी और इसका जो नाम है वो पेलेडे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। एक स्टूडेंट्स मैं आपको बताती हूँ कि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनके दिमाग में ऐसा रहता है कि सब तरह के नोट्स अपने पास होने चाहिए। अब जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में 3 पॉइंट बताए थे, उसकी खोज किसने की, उसका नाम किसने दिया, उसको सबसे पहले किस में देखा था, तो मैं उन वैज्ञानिकों को बता रही हूँ जो रियली इंपॉर्टेंट है, पीछे के एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए या उनसे क्वेश्चन बनने के चांस है। अब अगर आप हर प्रकार की चीजों की, अब जैसे कोई भी साइंस के अंदर है तो उसके अंदर खोज तो किसी न की होगी। अब आप अगर सारे वैज्ञानिक पढ़ने बैठ जाओगे तो आप वैज्ञानिक पढ़ पाओगे। तो मैं अगर आपको किसी कोशिकांग के वैज्ञानिक या कहीं पर कोशिका के खोज से संबंधित या कोई भी चीज जो मटेरियल है उसकी खोज से संबंधित अगर ना बताऊं
तो आपको इतनी संतुष्टि रखनी है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स के मन में क्या रहता है कि आप लिखवा दो, हमें सब तरह का लिखवा दो, चाहे आए ना आए। स्टडी करनी है लेकिन स्मार्ट स्टडी करना जरूरी है, क्योंकि आप सभी तरह के पढ़ना चाहते हो तो किताबों में खूब है, ऐसा हमें नहीं रटना है। हमें रटना है वो चीजें जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, ये जो मैंने इन दोनों के वैज्ञानिक के नाम तो बता दिए, किसके लिए? उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ज्यादा नोट्स की जरूरत होती है, उनके दिमाग के संतुष्ट करने के लिए, जबकि इनकी खोज से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा गया आज तक, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज से संबंधित आपको ध्यान में रखना है, और नेक्स्ट क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसके बारे में मैं बता दूंगी, ठीक है। अब देखिए, राइबोसोम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सबसे छोटा कोशिकांग है। क्यों? क्योंकि ये अपने साथ वाले कोशिकांगों के साथ भी पाया कोशिकांगों के अंदर भी पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है, इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। फैक्ट्री वो स्थान होता है जहां पर किसी चीज का निर्माण होता है। तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहने का मतलब क्या है? राइबोसोम के अंदर किसका प्रोटीन का निर्माण होता है? राइबोसोम के अंदर। अब कैसे निर्माण होता है? जो राइबोसोम है ना, वो क्या बनाता है? आरएनए, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए से क्या बनती है? प्रोटीन। इसलिए राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री, या इसे कोशिका का इंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का इंजन। कोशिका का शक्तिगृह माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का इंजन राइबोसोम। इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। सबसे छोटा कोशिकांग है क्योंकि ये अन्य कोशिकांगों के अंदर भी पाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो राइबोसोम है वो झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। झिल्ली रहित कोशिकांग। ठीक है, छोटा कोशिकांग बोल दिया। अन्य कोशिकांगों के अंदर भी पाया जाता है, कुछ कोशिकांगों के ऊपर भी पाया जाता है। एक आगे कोशिकांग आएगा जिसका नाम है अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, और एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो खुरदरी वाली अंतःप्रद्रवी जालिका खुरदरी क्यों हो गई? क्योंकि उस पर क्या उपस्थित था? राइबोसोम। अब अंतःप्रद्रवी जालिका भी एक कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया भी एक कोशिकांग है, और राइबोसोम भी एक कोशिकांग है। लेकिन राइबोसोम कोशिकांग होते हुए भी अपने साथ वालों की या तो अंदर घुस गया या उसके ऊपर चिपक गया, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? सबसे छोटा कोशिकांग। प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि ये कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करता है। पहले आरएनए बनाएगा और आरएनए से क्या बनेगी? प्रोटीन। और इसे कोशिका का इंजन कहेंगे। शरीर की जिन कोशिकाओं के अंदर ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वहां पर क्या पाया जाता है? ज्यादा राइबोसोम। पिछली क्लास में हमने आपको क्या बताया? कोशिका के शरीर के जिस भाग में ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, वहां पर ज्यादा क्या होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। बर्ड्स की फ्लाइट मसल्स के अंदर सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्योंकि उनको उड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। जबकि अगर शरीर की जिस भाग के अंदर प्रोटीन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, वहां पर ज्यादा क्या होंगे? राइबोसोम। तो राइबोसोम से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री या कोशिका का इंजन। राइबोसोम सबसे स्मॉल ऑर्गेनेल्स है, यानी सबसे छोटा कोशिकांग है जो अपने साथ वाले कोशिकांगों के अंदर या उनके ऊपर चिपका रहता है। और ये क्या है? एक झिल्ली रहित कोशिकांग है, इस पर मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन लेस होता है। एक तो राइबोसोम है, एक केंद्रिका है, एक सेंट्रियोल है। ये तीन ऐसे कोशिकांग है जिन पर झिल्ली नहीं पाई जाती है। आगे लास्ट में मैं लाइन लिखवा दूंगी। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था ऐसे दो कोशिकांग है जो दो झिल्ली से घिरे हुए रहते हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक हरित लवक, यानी उन कोशिकांगों के ऊपर दो दीवार होती है। जबकि राइबोसोम एक केंद्रक में पाई जाने वाली केंद्रिका, और तीसरा सेंट्रियोल जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है। वो तीनों ऐसे कोशिकांग है जिनके ऊपर झिल्ली एक भी नहीं पाई जाती है। तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग बताइए, तो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेम्ब्रेन लेस या झिल्ली रहित कोशिकांग कौन कौन से हैं? तो आपका पहला आंसर होगा राइबोसोम, दूसरा केंद्रिका न्यूक्लियोलस, और तीसरा होगा सेंट्रियोल या तारकका। ठीक है, तो राइबोसोम के बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब राइबोसोम के बाद हम जो तीसरा कोशिकांग पढ़ते हैं वो है अंतःप्रद्रवी जालिका।
अंतःप्रद्रवी जालिका, या इसे हम क्या बोलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसको शॉर्ट में ER भी बोलते हैं। अभी जो अंतःप्रद्रवी जालिका है ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरी होती है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका जिसे हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SER। अब देखिए, अभी तक हम तीसरा कोशिकांग पढ़ने जा रहे हैं। पहला पढ़ा था हमने माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा हमने क्या पढ़ा था, राइबोसोम, और तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। इन तीनों को मैं कोशिका में साथ में बताती हूँ। जैसे ये कोशिका है, अब कोशिका के एक बार मैं झिल्ली भी बना देती हूँ और भित्ति भी बना देती हूँ। ये अंदर की तरफ कोशिका के हो गई झिल्ली और बाहर की तरफ हो गई भित्ति। यानी बिल्कुल शुरू से जो जो मैंने बताया वो मैं इस कोशिका में सब आपको बना के बता रही हूँ। हमने कोशिका के मुख्य 3 भाग पढ़े थे। बाह्य आवरण, बाह्य आवरण में बाहर वाली क्या हो गई, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, और अंदर वाली क्या होगी, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। ये तो हो गया बाह्य आवरण। दूसरा भाग हमने मुख्य कोशिका का पढ़ा था, वो कौन सा था, केंद्रक। और केंद्रक पर क्या पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली। हालांकि ये झिल्ली इस प्रकार की होती है कि कुछ कुछ जगह पर ये फोल्ड होती है ताकि केंद्रक वाले पदार्थ कोशिका द्रव्य में चले जाए और कोशिका द्रव्य वाले पदार्थ केंद्रक में आ पाए। इसलिए इनमें जगह जगह ये खिड़कियां, रास्ते रखे हुए होते हैं पदार्थों के। यानी केंद्रक के अंदर जो पदार्थ है उसको हम बोलेंगे केंद्रक द्रव्य, और केंद्रक के जो बाहर पदार्थ है और केंद्र झिल्लियों के अंदर है वो उसको हम क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य। ये क्या हो गया, कोशिका द्रव्य। और ये क्या हो गया, केंद्रक द्रव्य। ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये हो गया साइटोप्लाज्म, या इसे हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। ये होगी सेल मेम्ब्रेन, और ये होगी सेल वॉल। ये क्या हो गया, केंद्रक या न्यूक्लियस। यानी हमने कोशिका के 3 मुख्य भाग बताए मैंने आपको, बाहरी आवरण, बीच वाला भाग कोशिका द्रव्य और अंदर केंद्रक। ये तो 3 मुख्य भाग हो गए। बाह्य आवरण 2 प्रकार के, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल और कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। बीच वाला जो लिक्विड पदार्थ था उसको हमने क्या बोला, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। और सबसे अंदर क्या, केंद्रक या न्यूक्लियस, और केंद्रक के ऊपर पाई जाने वाली केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या कहलाएगी, केंद्रक झिल्ली। जो जो अभी मैंने पढ़ाया आपको अभी तक क्लास में, वो सारे मैं एक ही डायग्राम में आपको साथ में बता रही हूँ, केंद्रक झिल्ली, ठीक है, या इसको बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखिए, इसके अलावा मैंने बोला कि ये तो मुख्य भाग हो गए, इसके अलावा कोशिका में और कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं। उनमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर पढ़ा है, जरूरी नहीं यहीं पर होगा, कोशिका द्रव्य में ये कहीं भी पड़ा रह सकता है, इसकी कोई फिक्स जगह नहीं है। ये इस प्रकार का क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हमने क्या बोला था, कोशिका का शक्तिगृह। दूसरा भाग हमने कौन सा पढ़ा था, राइबोसोम। ये बिंदी जैसी संरचनाएं क्या कहलाती है, राइबोसोम, जो मोती के समान बिखरी हुई रहती है, किसके अंदर, कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम। और तीसरा पार्ट अभी हम जो पढ़ रहे थे, अंतःप्रद्रवी जालिका। ये जो अंतःप्रद्रवी जालिका है ये एक जाल जैसी संरचना होती है।
जो केंद्रक झिल्ली से लेकर कोशिका झिल्ली तक फैली हुई रहती है। और इसके 3/4 भाग पर राइबोसोम उपस्थित रहते हैं, जिससे ये ऊपर से खुरदरी हो जाती है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया जाता है, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बाकी ये जो भाग बचा ना, ये कैसा था, चिकना था, जिस पर कोई राइबोसोम नहीं थे, इसलिए इसको क्या बोल दिया, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। यानी राइबोसोम का जो 3/4 भाग था वो राइबोसोम के कारण अंतःप्रद्रवी जालिका का खुरदरा हो गया, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया हमने, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। और इसका ये भाग है जिस पर राइबोसोम नहीं है, वो चिकना रह गया, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान रखना, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका और ये चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, दोनों में अंतर क्या है। खुरदरी वाली खुरदरी इसलिए क्योंकि उसकी सतह पर क्या उपस्थित हो गए, राइबोसोम। चिकनी वाली चिकनी क्यों है, क्योंकि उस पर राइबोसोम नहीं है। एक बात मैंने क्या बताई थी आपको, राइबोसोम का काम है प्रोटीन का निर्माण करना, तो जहां जहां पर राइबोसोम होगा वो संरचना भी क्या बनाएगी, प्रोटीन। तो खुरदरी वाली क्या बनाएगी, प्रोटीन। ये किसका निर्माण करती है, प्रोटीन का निर्माण करती है। और चिकनी वाली प्रोटीन नहीं बनाएगी, ये क्या बनाएगी, वसा का निर्माण करती है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए अंतःप्रद्रवी जालिका के, ये दो प्रकार की, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका और चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। खुरदरी को इंग्लिश में बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसलिए इसको शॉर्ट में मैंने लिख दिया RER। दूसरी चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, इसलिए इसको हमने क्या लिख दिया, SCR। यानी टोटल जो अंतःप्रद्रवी जालिका केंद्रक झिल्ली से लेकर कोशिका झिल्ली तक फैली हुई है, उसका 3/4 भाग है वो खुरदरा है, इसलिए वो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका है और वो प्रोटीन का निर्माण करती है। जबकि 1/4 भाग है वो चिकना है और वो किसका निर्माण करती है, वसा। दूसरा जो अंतःप्रद्रवी जालिका है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कोशिका का अंतःकंकाल कहा जाता है, एंडोस्केलेटन। अंतःकंकाल क्यों कहा जाता है, कंकाल तंत्र का मतलब क्या होता है, हमारे शरीर में कंकाल का मतलब है हड्डियों का ढांचा जो शरीर को बनाए हुए रखता है। एक भी अगर हड्डी टूट जाए तो वो अंग काम करना बंद कर देता है। यानी जो हमारे शरीर में हड्डियों का ढांचा है वो शरीर को आधार प्रदान करता है। उसी प्रकार इस कोशिका का हड्डी का ढांचा कौन है, अंतःप्रद्रवी जालिका, जो इसको सहारा प्रदान करती है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, कोशिका का अंतःकंकाल। तो अंतःप्रद्रवी जालिका के इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दो प्रकार की होती है, खुरदरी और चिकनी। खुरदरी वाली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन का निर्माण करेगी क्योंकि उस पर क्या उपस्थित है, राइबोसोम। चिकनी वाली वसा का निर्माण करेगी, लिपिड का निर्माण करेगी क्योंकि उस पर क्या नहीं है, राइबोसोम। अंतःप्रद्रवी जालिका केंद्रक झिल्ली से लेकर यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली से लेकर कोशिका झिल्ली तक फैली हुई रहती है और इसे कोशिका का क्या बोला जाता है, अंतःकंकाल या एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन। ठीक है ना। और जो अभी तक मैंने तीनों पार्ट पढ़ाए आपको, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और अंतःप्रद्रवी जालिका, और पहले कोशिका के 3 मुख्य भाग, बाहरी आवरण, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, इन 6 पार्ट्स को मैंने आपको एक साथ प्रेजेंट करके बता दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप नोट कर लीजिए, साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए कि मैं जो जो पॉइंट बोल रही हूँ वो आपको नोट करना है। ऐसे क्लासों की, स्कूल की तरह मैं एक एक लाइन नहीं बोलूंगी कि लिखो अंतःप्रद्रवी जालिका 2 प्रकार की होती है, क्योंकि अब आप बड़े हो गए, स्कूल के बच्चे नहीं हो। तो आप में इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि हाँ ये चैप्टर पढ़ा दिया, इसमें मैम ने क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया वो आपको साथ साथ में रजिस्टर में नोट करते जाना। ठीक है, और उसके बाद इसको आपको याद करना है। तो जैसे ही चैप्टर पूरा होगा मैं आपके क्वेश्चन सीरीज की लाइव क्लास लूंगी, तो उसके अंदर आप कितने ज्यादा स्टूडेंट इस आंसर देंगे, आंसर तभी दे पाओगे जब आप इस टॉपिक को पूरा समझोगे। और दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो, मैं नेक्स्ट क्लास में आपके इसका सॉल्यूशन कर दूंगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक थी हमारी आज ये क्लास, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं इसी के आगे वाले पार्ट के साथ। धन्यवाद।